नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में करेंगे 9वीं कक्षा की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें पाठ 1 है दो बैलों की कथा। ये दो बैलों की कथा जो एक कहानी है और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। और उनके द्वारा ये बहुत ही प्रसिद्ध और रोचक कहानी है दो बैलों की कथा। तो इसको शुरू करते हैं। सार के रूप में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सार जब मैं इस पाठ का करवाऊंगी तो साथ के साथ जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको मैं बताती जाऊंगी, इसलिए पाठ का सार कराना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा जो पाठ है हमारा उसका सार। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम दो बैलों की कथा जो पाठ है उसका सार। ये ब्लैक बोर्ड मैंने इसलिए लिया है कि जो मुख्य पात्र आएंगे पाठ में उसके बारे में मैं लिखती जाऊंगी ताकि आपको आसानी से वो याद रहेगा। पाठ की शुरुआत होती है तो लेखक हमारे जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो शुरुआत करते हैं पशुओं के बारे में, एक जिक्र करते हैं। सबसे पहले वो जिक्र करते हैं गधे के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि लोग गधे को मूर्ख समझते हैं। किसी भी मनुष्य का अगर हमें मूर्ख कहना हो तो उसको हम मूर्ख ना कहकर, सीधा मूर्ख ना कह के हम उसे गधा बोल देते हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जानवरों में जो गधा है वो सबसे मूर्ख है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते जो गधा है वो तो बहुत ही सीधा और सरल समझदार जानवर है। कभी भी हमने गधे को किसी को मारते हुए नहीं देखा। कोई भी उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे वो उसका विरोध नहीं करता है। बहुत ही सीधा सरल और समझदार जानवर माना उन्होंने गधे को, इसलिए गधे को मूर्ख कहना सही नहीं है। फिर बात आती है बैलों के बारे में। अब बैल को भी बछिया का ताऊ, एक ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही सीधा सरल व्यक्ति। लेकिन इसमें भी मुंशी प्रेमचंद जी की राय अलग है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बैल सीधे सरल नहीं है, उनको भी गुस्सा आता है और कई बार वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमला भी बोल देते हैं किसी के ऊपर, तो उनको भी बछिया का ताऊ कहना सही है। चलो तो शुरू करते हैं पाठ की। मैं बता ही रही हूँ, शुरुआत में उन्होंने जानवरों के बारे में बताया है। इस पाठ में उन्होंने बताया कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषक वर्ग रहता है। और यहाँ बात हो रही है कृषक यानी किसान और पशुओं के बीच में जो भावनात्मक संबंध होते हैं उनके बारे में बताया। जो हमारा पाठ है दो बैलों की कथा, इसके मुख्य पात्र हैं दो बैल जिनका नाम है हीरा और मोती। ये दोनों बैल हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो शुरुआत यही होती है, झूरी नाम का एक किसान है। झूरी इन बैलों का जो मालिक है उसका नाम है। झूरी नामक एक किसान है, उसके पास ये दो बैल हैं, हीरा और मोती। और इन बैलों की प्रजाति है पछाई प्रजाति के बैल हैं। दोनों बहुत ही स्वस्थ, सुडौल और शक्तिशाली बैल हैं। और दोनों एक साथ ही रहते हैं, मतलब एक घर के में रहेंगे तो उनमें मित्रता भी स्वाभाविक है, वो होगी। एक साथ नाद पे बैठते थे, एक साथ चारा चरते, खेतों में भी जब काम करते थे तो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। और दोनों में इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे का बोझा कम करने का प्रयास करते थे। जैसे झूरी मान लो हल चला रहा है तो हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के साथ ये रखते थे कि जो जुए पर ज्यादा वजन है वो मैं ले लूं, दूसरे को ज्यादा भार ना हो। तो उन दोनों में बहुत अधिक मित्रता बताइए बात। अब झूरी का एक साला है, उसका नाम है गया। देखो अब चौथा पात्र आ गया हमारे पास, गया। झूरी इन दो बैलों का मालिक है और गया झूरी का साला है। बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जब फसल का समय आता है, बुहाई जुताई का समय आता है तो खेतों में काम बढ़ जाता है। और काम बढ़ने के कारण क्या होता है, बैलों के द्वारा ही खेतों में वो जुताई की जाती थी। तो क्या करते थे, एक दूसरे से सहायता ले लेते थे, एक दूसरे के बैल ले लेते थे खेतों में काम करने के लिए। इसीलिए जो झूरी का साला है गया, वो झूरी के घर आता है और वो उन दो बैलों को ले जाता है अपने घर खेतों में काम करने के लिए। और झूरी उसको ये दोनों बैलों को दे देता है। अब हीरा और मोती को जब गया लेके चलता है तो पशु है वो समझ नहीं पाते,
उनको लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अब वो नहीं चाहते थे अपने मालिक को छोड़कर जाना, क्योंकि जो झूरी है वो उनको बहुत स्नेह करता था, उनका बहुत ख्याल रखता था। अब जब गया लेके चला उनको अपने गांव के लिए, तो उन्होंने, हीरा और मोती ने उसको बहुत परेशान किया। हीरा इधर भागता, मोती इधर भागता, तो गया बहुत तंग हो गया। बहुत मुश्किल से वो उनको अपने घर तक लेके गया। अब घर जाने के बाद वो परेशान तो हो ही रहा था गया, उसने जाकर इनको खूंटे से बांधा और इनकी खूब पिटाई की पहले तो, जिससे ये बेचारे और दुखी हुए और इनके सामने चारा डाल दिया। तो विरोध में इन्होंने चारा बिल्कुल छुआ तक भी नहीं, बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि ये दुखी थे। इनके मन में ये बात आ गई थी कि इनके मालिक ने हमें बेच दिया। अब जब रात हुई तो दोनों जो मित्र थे उन्होंने, शक्तिशाली तो थे ही, मूक भाषा, यहाँ एक शब्द आया मूक भाषा, कि जो जानवर है ये भी अपनी भाषा में बात करते हैं, भले ही हमें समझ ना आए। मूक जो सुनाई ना दे, उस भाषा में दोनों आपस में वो विचार करते हैं और रात को ही रस्सियां तोड़कर वहां से भाग जाते हैं और रस्सियां तोड़कर सीधे पहुंचते हैं अपने मालिक झूरी के पास, क्योंकि रास्ता तो उनको पता ही था जिधर से आए थे। और सुबह जब झूरी देखता है तो हीरा और मोती नांद पर खड़े हैं। नांद जो चारा डालने की एक वो नांद बोलते हैं जिसमें पशुओं के लिए चारा डाला जाता है, उसको नांद बोलते हैं। तो झूरी उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन झूरी की पत्नी, क्योंकि उसका भाई लेके गया था, उसे अच्छा नहीं लगता कि बैल आ गए। और जो गांव के आसपास के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, देखो कितने अपने मालिक के प्रति कितनी वैसी है इनमें भावना कि इनका व्यवहार कितना अच्छा है, जो ये उसके घर को भी छोड़कर आ गए। अब झूरी की पत्नी को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उनके सामने रूखा सूखा गुस्सा डाल देती है। लेकिन हीरा और मोती उसमें भी खुश हैं, क्योंकि वो अपने मालिक के घर आ गए। अब बात यही नहीं खत्म होती, क्योंकि गया को तो अपने खेतों में काम करना था, इसलिए अगले दिन गया फिर आ जाता है बैलों को लेने के लिए। अब गया उसे अपना खेतों में काम करना है, तो झूरी ने उसको फिर से बैलों को दे दिया। अब बैल तो फिर से नहीं जाना चाहते थे उसके घर, लेकिन गया लेकर गया और जाकर इस बार उसने बहुत मोटी रस्सी से बांधा, ताकि ये रस्सी तोड़कर भाग ना सके। अब रस्सी इतनी मजबूत थी कि वो इनसे टूट भी नहीं रही थी। अब वो अगले दिन इनको दोनों को, हीरा और मोती को लेकर गया खेत में काम करने के लिए। लेकिन ये तो नाराज थे ना दोनों, हीरा और मोती। इन्होंने उसे बहुत परेशान किया और काम नहीं किया। वो हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों इधर उधर भाग रहे थे, तो खेत में काम ही नहीं हुआ। इससे वो बहुत परेशान हुआ और शाम को उसने इनको बांधा। तो पहले तो डंडे से खूब पिटाई की और फिर रूखा सूखा भूसा इनके पास डाल दिया। अब दोनों मूक भाषा में एक दूसरे का दुख दर्द आपस में बांटती है कि देखो कैसी मुसीबत आई, मालिक ने हमें किसके हाथों बेच दिया। अब जो गया था उसके अपने भी बैल थे और ये हीरा और मोती काम नहीं कर रहे थे कि उसको ज्यादा काम की जरूरत थी ना। तो गया क्या व्यवहार कर रहा था, अपने बैलों के सामने तो अच्छा चारा डाल रहा था और हीरा और मोती के सामने रूखा सूखा भूसा डाल रहा था। इनको और भी बुरा लग रहा था कि अपने बैलों के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहा है और हमें मार पीट भी रहा है और हमारे साथ हमें चारा भी अच्छा नहीं दे रहा। अब यहाँ पर एक और विशेष बात देखी जाती है। जो गया है उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो देख रही थी कि बैलों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके पिता, कि अपने बैलों को तो वो अच्छा चारा दे रहे हैं और जो ये दो बैल है इनके को अच्छा चारा नहीं मिल रहा। और उस बच्ची के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। कारण क्या था कि जो बच्ची की माँ उसकी विमाता थी, विमाता अर्थात सौतेली माँ। जो गया की पत्नी थी उस बच्चे की सौतेली माँ थी और उसकी माँ उस बच्ची के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। और जैसा व्यवहार बच्ची के साथ हो रहा था वैसा ही व्यवहार गया बैलों के साथ कर रहा था। अब देखो है तो पशु और मनुष्य ना, लेकिन भाव तो एक जैसे हैं, तो इसलिए बच्ची के मन में उनके प्रति सद्भावना आ गई। बच्ची के मन में उनके प्रति दुख था कि मेरी माँ जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार कर रही है वैसा ही इनके साथ हो रहा है। और हीरा और मोती भी देख रहे थे इस चीज को कि जो गया की पत्नी थी वो बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बच्ची को अच्छे से खाना नहीं देती थी, वो उसको मारती पीटती भी थी और वही इनके साथ हो रहा था। अब हीरा और मोती में जो मोती था वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का था, हीरा समझदार था।
और गया की पत्नी इनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। अब ऐसे में मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो हीरा से अपने मूक भाषा में कहता है कि इतना मन तो ऐसा कर रहा है, इसको सींगों से उठाकर पटक दो। किसको? गया की पत्नी को। अब यहाँ पर हीरा एक बहुत अच्छी बात कहता है कि नारी जाति पर वार करना अच्छा नहीं है। ये बात किसकी है, विचार किसका है? लेखक ने कहलवाया तो किसके माध्यम से है? हीरा के माध्यम से। लेकिन वास्तव में ये विचार किसका है? लेखक का। लेखक यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के स्त्रियों के प्रति जो विचार है वो बहुत ही सम्मानपूर्ण है। वो नहीं चाहते स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, स्त्रियों के साथ मारपीट की जाए, इसलिए वो अपने पात्रों के माध्यम से ये बात कहलवाते हैं कि स्त्री जाति पर जो सींग चलाना वो सही नहीं है। इस तरह वो गया कि जो बेटी थी छोटी सी, क्या करती थी, रात को जब सब सो जाते थे तो चुपके से उनको रोटी खिला देती थी। इस तरह इन दोनों में, बच्ची में और इन बैलों में आपस में प्रेम का संबंध बन गया था। अब बच्ची को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके साथ मारपीट हो रही थी, अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, और हीरा और मोती रस्सियां भी नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि इस बार मोटी रस्सियों से बांधा था। तो एक रात वो जो गया की बेटी है वो क्या करती है, चुपके से आती है और रस्सी को खोल देती है। और वो सोच रहे थे कि अगर हम भागेंगे तो ये बच्ची के ऊपर इसका असर होगा, इसकी माता बच्ची को मारेगी। लेकिन बच्ची भी समझदार थी, बैलों की रस्सियां खोल के और खुद ही चिल्लाने लगी, बैल भाग गए, बैल भाग गए। और बैलों ने तो भागना शुरू कर दिया कि अब तो बच्ची बच गई, उसके ऊपर आरोप नहीं लगेगा बैलों को भगाने का। अब दोनों भागे, भूखे तो थे ही बहुत दिन से क्योंकि खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था। दोनों भागते भागते पहुंच गए खेतों में, गया की पहुंच से बाहर पहुंच गए। अब खेतों में जाते हैं, भूख जोरों से लगी थी। वहां पर एक मटर का खेत होता है, दोनों मटर के खेत में घुस जाते हैं और खूब पेट भरकर मटर खाते हैं। तभी क्या होता है, एक सांड आ जाता है। सांड समझते हो, एक आवारा सांड जो बहुत ही तंदुरुस्त और मोटा ताजा था, क्योंकि वो तो खाने पीने में वो तो अच्छा खा पी रहा था और ये बैल तो बेचारे कई दिनों से भूखे थे, इनको ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा था। अब सांड आ जाता है तो उनके सामने तो सांड के रूप में एक नई मुसीबत आ जाती है। लेकिन दोनों मित्र थे, कहते हैं ना, अगर एकता हो तो कोई भी मुसीबत हो हम उसका सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। वही हुआ, क्योंकि वैसे अकेले अकेले लड़ते तो सांड दोनों को पराजित कर देता क्योंकि वो ताकतवर था। लेकिन यहाँ दोनों मित्रों ने बड़ी सूझबूझ से सांड का सामना किया। एक मित्र आगे से वार करता तो दूसरा पीछे से करता और सांड को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा कि सांड तो वहां से भाग गया। अब सांड से युद्ध करने के बाद उनकी भूख फिर से जाग गई, क्योंकि भूख तो लगी थी। वो फिर से दोनों मटर के खेत में घुस जाते हैं और मटर खा ही रहे होते हैं कि इतने में क्या होता है, खेत के रखवाले आ जाते हैं। अब खेत के रखवाले आएंगे तो वही बात है, वो तो रखवाली करेंगे तो खेत से जानवरों को भगाएंगे, मारेंगे भी। तो ऐसे में क्या होता है, जो हीरा है वो निकल जाता है, लेकिन मोती खेत के बीच में फंस जाता है। उस खेत में पानी दिया हुआ था, वो उसी के बीच में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। अब चाहता तो मोती भाग सकता था, चाहता तो हीरा भाग सकता था क्योंकि मोती फंसा हुआ है ना बीच में, लेकिन हीरा नहीं भागता है। वो देखता है कि उसका मित्र पकड़ा गया है तो वो भी वहीं खड़ा हो जाता है और खेत के जो रखवाले होते हैं वो उनकी पिटाई करते हैं और दोनों को पकड़कर कांजी होश में डाल देते हैं। अब कांजी होश एक आया है क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न भी है, तो दूसरा एक हमारा है वो है कांजी होश। कांजी होश क्या होता है बेटा, कि एक स्थान होता है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अब जैसे हीरा और मोती पकड़े गए, इनके मालिक का पता नहीं था किसके मालिक है, इनका मालिक कौन है, तो ऐसे आवारा पशुओं को ले जाकर वहां पर रोक दिया जाता है और फिर जो उनके मालिक होते हैं पशुओं के, वो उनको ढूंढते हुए वहां जाते हैं तो वो उनसे जुर्माना लेते हैं और उन पशुओं को वापिस कर देते हैं। अगर किसी पशु का कोई मालिक उसे लेने नहीं आते तो वो क्या करते हैं, उनको नीलाम भी कर देते हैं। तो कांजी होश में आवारा पशुओं को रखा जाता है। इस प्रकार जो खेत का रखवाला है दोनों को कहाँ ले जाता है, कांजी होश में बंद कर। अब कांजी होश में क्या होता था, पशु और भी बहुत सारे पशु थे जिनको बंद किया होता, गधे थे, बकरियां थी और भी बैल थे, भैंसे भी थी, तो वहां इनको भी डाल दिया जाता है और उनको
वही चारा कोई देता नहीं था, दिन में एक बार आके कोई देख लेता था और फिर पानी भी नहीं पीता था अच्छे से, थोड़ा बहुत इनको मिलता था। हाँ, एक बार आके हाजिरी जरूर ली जाती थी। हाजिरी लेना मतलब कि वो एक बार आके चेक जरूर करते थे कि हमने कांजी हाउस में कितने पशुओं को बंद किया हुआ है और सभी पशु यहाँ पर है या नहीं है। वो हाजिरी लेना ही हो गया। ये आपका अभ्यास का एक प्रश्न भी होगा। वो हाजिरी इसीलिए लेते थे कि कहीं कोई पशु भाग ना गया, इसलिए वो चेक करते थे। अब कांजी हाउस में पशुओं की देखरेख नहीं हो रही है, भूखे प्यासे पड़े हैं, कोई देखता नहीं है, बस एक बार आके थोड़ा बहुत चारा सूखा सूखा डाल दिया तो डाल दिया, वरना कोई देखरेख नहीं होती थी और भी जानवर पड़े हुए थे। अब ऐसे में आकर अब तक क्या था, मोती उग्र हो रहा था। इस बार क्या था, हीरा सोचता है कि क्यों ना इन पशुओं को भी आजाद किया जाए। या तो परेशान हो रहे थे, वो भूख प्यास से व्याकुल थे सभी, और कांजी हाउस की दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें तोड़ा ना जा सके। तो इसके लिए हीरा शुरुआत करता है। हालांकि मोती मना करता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम तोड़ेंगे तो कांजी हाउस के मालिक आ जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में हीरा कहता है कोई बात नहीं, कुछ की तो जान बचेगी, हम सबकी ना सही किसी की तो जान बचाने का हमारे हिस्से में पुण्य आएगा। और हीरा दीवार को तोड़ना आरंभ कर देता है। वो दीवार को तोड़ ही रहा था कि इतने में कांजी हाउस के जो रखवाले वो आ जाते हैं। वो देखते हैं कि दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करते हैं, हीरा को पकड़ के पहले तो उसके डंडे मारते हैं और उसको बहुत मजबूत रस्सी से बांध देते हैं। अब मोती उससे बात करता है, मूक भाषा में बात हो रही है कि मैंने कहा था ना कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके मन में यही बात आती है कि आजादी अगर चाहिए तो प्रयास संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यहाँ एक संदेश ये भी दिया जाता है कि आजादी इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। आजादी, स्वतंत्रता अगर हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए संघर्ष और वो तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी जाके मिलेगी। तो अब उसकी जिम्मेदारी लेता है मोती, क्योंकि हीरा को तो बांध दिया और वो दीवार को तोड़ना शुरू करता है, वो दीवार टूट भी जाती है। अब जो जानवर थे उनको जबरदस्ती भगाया जाता है, भाग जाते हैं, लेकिन वो गधे थे कुछ, वो भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मोती जबरदस्ती उनको सींग मार के वहां से भगा देता है। लेकिन जो हीरा है वो तो रस्सियों से बंधा हुआ है ना, वो तो नहीं भाग सकता। तो ऐसे में मोती कैसे जाएगा? मोती भी उसी के साथ बैठ गया। हीरा उसे कहता भी है कि तुम तो भाग सकते हो, तुम तो अपनी जान बचाओ, लेकिन पक्के मित्र है, सच्ची मित्रता तो यही है ना जो दुख में साथ दे। देखो, मटर के खेत में जब मोती फंसा था तो हीरा भाग सकता था, लेकिन हीरा नहीं भागा। अब यहाँ कांजी हाउस में क्या हो रहा है, हीरा को रस्सी से बांधा हुआ है और मोती आजाद है। वो जा सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाता है, वहीं उसके पास बैठ जाता है। बाकी सभी जानवरों को वो वहां से भगा देते हैं। जब सुबह आते हैं, कांजी हाउस के रखवाले आते हैं, वो देखते हैं कि दीवार तोड़ दी गई है, तो पहले तो उनकी खूब पिटाई होती है और उनको भूखा प्यासा छोड़ देते हैं। एक हफ्ते तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई उन्हें लेने नहीं आता, कोई उनका मालिक उनको संभालने आता ही नहीं है, तो वो कहाँ भेजेंगे। और भूख प्यास के कारण वो दोनों बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन, एक हफ्ते के बाद उनको बाहर निकाला जाता है कांजी हाउस से, और एक दाढ़ी वाला एक आदमी होता है, दड़ियल बोला है उन्होंने, उसकी जो लाल लाल आंखें बताई हैं, लगता था उसके इरादे अच्छे नहीं थे, उसको सौंप दिया जाता है दोनों बैलों को, अर्थात कि उनको नीलाम करके बेच दिया। दाढ़ी वाले उस इंसान ने उन हीरा और मोती को खरीद लिया। अब वो उनको लेके वहां से चल पड़ते हैं। अब जैसे जैसे दोनों उसके साथ साथ जा रहे हैं, तो अचानक क्या होता है, उनको वो जगह कुछ जानी पहचानी दिखाई देती है। जिस रास्ते से वो दाढ़ी वाला आदमी उनको लेके जा रहा था, वो रास्ता उनको जाना पहचाना लगता है, और दोनों अपने मुख भाषा में कर रहे हैं बातें, और उनको फिर याद आ जाता है कि ये तो वही रास्ता है, वही खेत है जो उनके मालिक झूरी के थे, जहाँ वो अपने मालिक के साथ आते हैं। और धीरे धीरे करके उनमें, जैसे उनको वो रास्ता पहचान में आ जाता है, तो उनमें शक्ति आ जाती है। हालांकि वो एक हफ्ते से भूखे प्यासे पड़े थे, बिल्कुल कमजोर हो गए थे, हड्डियां निकल आई थी उनकी, लेकिन जैसे उनको आभास होता है कि ये रास्ता तो पहचाना हुआ है और ये उनके मालिक का ही घर का रास्ता है, तो दोनों एकदम रस्सियां छुड़वा के उससे भाग लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं झूरी के घर। अब उस रास्ते की पहचान हो गई, तो वो झूरी के घर पहुंचते हैं। झूरी क्या था, वहां पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था। जैसे ही वो देखता है कि उसके हीरा और मोती भागे आए हैं, तो उससे बहुत प्यार करता है, उसको स्नेह करता है। गांव के सब लोग भी आ जाते हैं कि देखो ये हीरा मोती आ गई, फिर से बच के आ गई। लेकिन पीछे पीछे वो दाढ़ी वाला भी भागा आ रहा है,
वो उनका मालिक बन गया, क्योंकि उसने तो खरीदा है ना कांजिया उससे। अब झूरी के साथ उस दाढ़ी वाले आदमी की बहस हो जाती है, वो कहता है मेरे बैल है और वो कहता है मेरे बैल है। अब ऐसे में जब देखो हीरा मोती अपने मालिक के पास आ जाते हैं तो उनमें जोश आ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और वो भागते हैं उसको दाढ़ी वाले आदमी को मारने के लिए, और दाढ़ी वाला आदमी वहां से भाग जाता है। सभी बच्चे तालियां बजाते हैं और ऐसे में अब गया की पत्नी, जिसके मन में गुस्सा था ना उनके प्रति, वो भी आके उनका माथा चूमती है और उन्हें चारा डालती है। यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने एक यथार्थवादी कहानी है, वास्तविकता की कहानी है। ऐसा होता है, आप गांव में जाओगे तो पशु हमें पहचानते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, तो वही यहाँ पर उन्होंने ये कहानी कही थी। इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये तो था हमारा जो पाठ है क्षितिज का पहला पाठ, 9वीं कक्षा का, 2 बैलों की कथा, उसका सार। इस पाठ को मैंने एक कहानी के रूप में आपको सुनाया है ताकि आपको ये अच्छे से ज्यादा समय तक याद रहे, क्योंकि किताबें तो खैर आपने ले ली होंगी, उसमें आप पढ़ोगे। अगर वो भी नहीं कर पाते तो इस कहानी के द्वारा भी आपको लगभग पाठ समझ में आ जाएगा। इसके बाद जैसे हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो भी आपको वो समझ में आ जाएंगे कि कहानी में हमने क्या सुना था। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो जरूर दीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।